Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. Your Hindu newspaper analysis for 20 and 21st Feb is getting uploaded. It will be uploaded very soon. आप लोग प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए, आपका कोई भी चीज़ हम लोग मिस नहीं करवाएंगे. And same with the PIB news. So this is the news for 20th February. And let's start with the questions. Okay, the first question is what is CERN's technology? Medipix. ये एक टेक्नोलॉजी है Medipix. ये क्या चीज़ है आपको बताना है. सेकेंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज टीपॉक्स और टेकोविरीमैट फॉर. ठीक है, ये टीपॉक्स या टेकोविरीमैट क्या चीज़ है, किस लिए है. ओके, देन व्हाट इज पेम्बरटन जॉनस्टन मैक्सवेल लाइन एंड इट इज़ अ पर्टिकुलर बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अ कंट्री. सो यू हैव टू टेल मी. फोर्थ इज अबाउट यू हैव टू टेल मी अबाउट भारतमाला परियोजना प्रोग्राम. फिफ्थ इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल फिशरीज जोन. ठीक है, तो इनका ब्रीफ आइडिया आपको देना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज. सो फर्स्ट इज अबाउट द एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस जो अभी हुई थी. सो इट वाज द 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस. और यहाँ पे मतलब साइंस का क्या उसमें रह सकता है, रोल रह सकता है एग्रीकल्चर में. और कई स्कीम्स जो अभी ऑलरेडी चल रही हैं जहाँ पे साइंस का यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में बोला गया था. सो इसको मतलब एग्री रिसर्च कुंभ भी कहा जा रहा है. ओके, एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस को. एंड पीएम किसान अभी जो नई स्कीम आई है उसमें अश्योर्ड इनकम सपोर्ट की बात हुई है टू द फार्मर्स. तो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा 6,000 रुपीज़ पर एनम टू द फार्मर्स. ओके, और ओके, सो आईकार का रोल अप्रिशिएट किया गया इन लॉन्चिंग अ मेगा प्रोजेक्ट कॉल्ड निकरा टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज टू केवी केस. ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए प्रोजेक्ट है निकरा करके. तो निकरा इज नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. ठीक है, तो वही समझ में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निकरा. ठीक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा. इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग फेब्रवरी 2011 बाय आईकार. ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 2011 में इसको लॉन्च किया था और इसको फंडिंग मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से. ठीक है, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला है स्ट्रेटेजिक रिसर्च, दूसरा है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशंस और तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, आजकल किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए जो मेन चीज़ें चाहिए वही है कि पहले रिसर्च, फिर उस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन और फिर उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके, और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लॉन्च की गई है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थ्रू जुडिशियस यूज ऑफ इनपुट्स विदाउट डिटीरियोरेटिंग सॉइल हेल्थ फर्दर. ठीक है, तो सॉइल की हेल्थ के हिसाब से लैब्स वगैरह के थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं और पर्टिकुलरली फार्मर को बताया जाता है कौन सा क्रॉप, क्या फर्टिलाइज़र, क्या वो अपनी सॉइल पे यूज़ कर सकता है. ओके, एंड IARI हैज़ डेवलप्ड पूसा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन मीटर. ठीक है, तो ये सॉइल टेस्टिंग को फार्मर्स के मतलब एकदम लास्ट वाइल तक, फार्मर के डोर स्टेप तक उसको फैसिलिटेट कराने के लिए, सॉइल को टेस्ट करने के लिए और फिर फर्टिलाइज़र को रेकमेंड करने के लिए मीटर डेवलप किया है. ओके, नाउ IARI इज सेलिब्रेटिंग 50 years ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया. तो द फर्स्ट नेशनल इनिशिएटिव ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वॉज अटेम्प्टेड वे बैक इन 1969 बाई IARI. ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग का जो पहला एप्लीकेशन नेशनल इनिशिएटिव जो लिया गया था वो IARI ने किया था 1969 में. उसको 50 साल पूरे हो गए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है. तो इसरो और नासा के साथ में उस टाइम पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था. और काय के लिए किया था? फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ रूट डिजीज इन कोकोनट एट कायमकुलम इन केरला. ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया गया था रूट डिजीज़ का डायग्नोसिस के लिए. अच्छा, ये रूट या विल्ट डिजीज़ जो होती है किस में देखी गई थी? कोकोनट में. और कहाँ पे? कायमकुलम इन केरला. ओके, और इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए भी ये योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना. इट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू एडिशन के लिए पूरा जितनी स्कीम्स है उनको इसमें ये काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है. ठीक है, संपदा योजना. ओके, नाउ स्टार्टअप इनिशिएटिव्स
के बेसिस पे स्टेट्स की रैंकिंग की जा रही है। तो DPIIT, दैट इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड ने ये सेकेंड एडिशन रिलीज़ किया है स्टार्टअप रैंकिंग का फॉर 2019। याद रखना किसने किया है, स्टार्टअप बेस्ड रैंकिंग स्टेट्स की कौन कर रहा है, DPIIT। DPIIT इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अच्छा, इस डिपार्टमेंट का नाम अभी अभी चेंज हुआ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। तो इसका पहले नाम था डिप, ठीक है, ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और इसका नाम अब DPIIT किया है, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये जो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये स्टेट्स या यूटीज को रैंक करने के लिए है कि उन्होंने कितना ज़्यादा इकोसिस्टम, रोबस्ट इकोसिस्टम डेवलप किया है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट्स और यूटीज को एनकरेज किया जाता है दैट दे आइडेंटिफाई, लर्न एंड रेप्लिकेट गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टार्टअप्स को अच्छा इकोसिस्टम दे रहा है, तो इस फ्रेमवर्क के थ्रू दूसरे स्टेट्स को भी एनकरेज किया जाएगा कि वो उनको रेप्लिकेट कर सके। ओके, और इसमें रैंकिंग में 7 पिलर्स हैं और 30 एक्शन पॉइंट्स हैं। और क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि कितना इंस्टीट्यूशनल, अब स्टार्टअप को क्या क्या चाहिए वो कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फिर रेगुलेशन सिंप्लीफाई करना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ईज करना। ठीक है, इसलिए मतलब अभी इसको GEM प्लेटफॉर्म पे भी लेके गए, ये भी हमने देखा था गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म पे, ताकि गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली प्रोक्योर कर सके स्टार्टअप से विदाउट मच रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर इंक्यूबेशन सपोर्ट, फिर सीड फंडिंग सपोर्ट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट एंड अवेयरनेस एंड आउटरीच रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, नाउ विविड 2019 मीट हुई थी। तो विविड इज विजन, इंसाइट एंड वॉइसेस एज इंडिया गोज डिजिटल। ठीक है, तो क्या है, फिर से विजन, इंसाइट एंड वॉइसेस एज इंडिया गोज डिजिटल। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर जो होते हैं उनकी मीट थी, और इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, NIC ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और इसमें डिजिटल से रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे। And Vivid was started in 2017 as an annual event with the objective to empower NIC officials in the field of टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एनुअल इवेंट होता है, 2017 में शुरू हुआ था, और ये इसका थर्ड एडिशन था 2019 में। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, NIC ऑफिशियल्स को एम्पावर करना इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें और क्या क्या किया गया, एक तो NIC टेक गवर्नमेंट अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, तो ये NIC टेक गव इज अ competitive platform that presents a unique opportunity to the NIC officers posted in states and district offices across the nation to accelerate their knowledge and learn emerging technologies। ठीक है, तो ये जो NIC टेक GOV है, याद रखना कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है NIC ऑफिसर्स के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज को और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के बारे में वो सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छता अवार्ड्स भी दिए गए। देन देर वॉज अ डिजिटल इंडियन कंपेंडियम, दैट इज डिजिटल भारत सक्षम भारत। ठीक है, तो ये भी मतलब रिलीज किया गया था, डिजिटल भारत सक्षम भारत कंपेंडियम टू डिजिटल इंडिया। तो इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट किया गया है डिजिटल इंडिया का, कि कैसे डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ और डिजिटल इंक्लूजन के बारे में। देन देर इज डिजिधन मित्रा चैटबॉट। ठीक है, सो दिस इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय NIC। आपको ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस भी समझना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिधन मित्र चैटबॉट जो है वो किसने डिज़ाइन और किसने डेवलप किया है। सो इट इज़ डन बाय NIC। ठीक है, और ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मित्रा है, जो कि इनेबल करता है टेक्स्ट और वॉइस बेस्ड कन्वर्सेशन विद द यूज़र, माइनिंग दी डिजिटल पोर्टल टू गिव कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल, टेब्यूलर एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट। ओके, ठीक है, तो टेक्स्ट और वॉइस बेस्ड
कन्वर्सेशन यूज़र के साथ होता है इसमें, और डिजिधन पोर्टल की माइनिंग, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कस्टमाइज्ड फॉर्म में दिया जा सके। और इसमें बैंक वाइज ट्रांजैक्शन डिटेल्स और ग्रोथ पैटर्न, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन के प्रोवाइड किए जाते हैं कि भीम ने कितना ज़्यादा, भीम के ट्रांजैक्शन से कितनी ग्रोथ हुई है, आईएमपीएस से कितनी हुई है, कार्ड्स का कितना यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज डिजिधन मित्र चैटबॉट, याद रखना एनआईसी ने डेवलप किया है। ओके, देन देर वॉज टाइड स्कीम, टाइड 2.0, दैट इज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, and this has been devised to promote the momentum into the टेक एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप। ठीक है, तो वही जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें और ज़्यादा मोमेंटम को क्रिएट करने के लिए, और इंक्यूबेटर्स को इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि वो आईसीटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स जो हैं उनको सपोर्ट कर सकें। ओके, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज़ कर सके, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे नई टेक्नोलॉजीज हैं आईओटी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स। ओके, अब सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किए गए। तो जैसे एक आईओटी ओपन लैब पे लॉन्च हुआ है इन बैंगलोर, और ये हर साल 100 स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। ओके, देन देर इज ईएसडीएम इंक्यूबेटर एट भुवनेश्वर विथ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू प्रमोट ईएसडीएम इनोवेशन, आर&डी एंड क्रिएट इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में ही नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के बारे में देखा था, तो वहाँ पे ईएसडीएम में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात की गई है। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो अब है भुवनेश्वर में, ये इंक्यूबेटर, सो इट विल सपोर्ट अस इन दैट। ओके, उसका टारगेट अचीव करने में। देन सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस गांधीनगर में भी बनाया जा रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द 4th इंडिया एशियान एक्सपो समिट। ठीक है, तो ये फ्लैगशिप इवेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, और आशियान रिलेटेड है ना, इसलिए जितने पॉइंट्स आते जाते, जितनी न्यूज़ आती है ना आशियान रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर ऐसे ग्रुप एससीओ वगैरह रिलेटेड आती है ना, तो आप उसको एक जगह पे कंपाइल किया कीजिए। ओके, तो ये मतलब बाद में आंसर्स फ्रेम करने में, और अगर प्री में भी कोई आता है कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स किन किन एरियाज़ में लिए गए हैं इनके साथ में, तो आपको आसानी होगी उनको आंसर करने में। ओके, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का फ्लैगशिप इवेंट है आशियान के साथ में, एक्सपो एंड समिट, और इसको ऑर्गेनाइज करता है फिकी टू कैरी फॉरवर्ड द मोमेंटम एंड टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया आशियान रिलेशंस अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आसियान के साथ में रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ये याद रखना, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, फिक्की। और फिक्की के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ये एसोसिएशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया में। 1927 में बना था ये, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। और किसने बनाया था 1927 में? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने। ठीक है, तो याद रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और ये लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, अब आसियान 10 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें कौन कौन आता है? वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओ, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड ब्रूनी। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अगर आप मैप भी इसके साथ में देख ले। ओके, तो ये कंट्रीज याद रखिएगा। नाउ इंडिया आशियान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और आसियान जो है वो चाइना के बाद हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, एंड द फैक्ट इज गिवन हेयर कि जो टोटल बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड है हमारा उनके साथ में, वो $81.3 बिलियन का है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ना आशियान के बारे में कुछ और बता दें कि ये इसका फाउंडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो है आशियान डिक्लेरेशन या बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिससे कि आशियान बना था। तो ये साइन हुआ था बैंकॉक में 8 अगस्त 1967। ठीक है, और 5 उस टाइम पे आशियान के फाउंडिंग मेंबर्स थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है, तो आप इसका कुछ कोड भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक स्टिम्प और समथिंग।
ठीक है। तो सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, ये 5 थे और 1967 में हुआ था। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं, बैंकॉक में हुआ था एंड इट वाज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ आसियान। ओके एंड it was founded as a display of solidarity against communist expansion in Vietnam। ठीक है, तो कम्युनिज्म उस टाइम पे एक्सपैंड हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट सॉलिडेरिटी डिस्प्ले करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, ग्रुप बनाया गया था एंड टू डील विद कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी विद इन देयर ओन बॉर्डर्स। ठीक है, तो वही अगेंस्ट कम्युनिज्म बनाया गया था। इसका जो इनिशियल पर्पस था इट वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म एक्सपेंशन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये जकार्ता में है। जकार्ता इज अ सिटी इन, यू हैव टू टेल मी विच कंट्री। ओके, और इसका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन को प्रमोट करना और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशो कल्चरल इंटीग्रेशन को भी फैसिलिटेट करना। तो यू कैन सी कि स्टार्टिंग इसकी कुछ थी, इसका स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव कुछ था, लेकिन आज इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सारे डोमेन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट आसियान। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आया था, न्यूज़ था, न्यूज़ आइटम था बस कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अफेक्ट देखा जाएगा। सो इन दिस न्यूज़ आई विल बी टेलिंग यू जस्ट अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन होता है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होता है और सडन विंटर रेन्स लेकर आता है टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन पैटर्न होता है ड्रिवन बाय द वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे भी देखिए दिया है कि ट्रफ जो बन गया था, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होके आता है, मेडिटेरेनियन सी से, और ये कहाँ तक आता है, ये आता है आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक। ओके, सो हेयर इज सपोज मेडिटेरेनियन सी एंड हेयर इज इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होके, तो यहाँ पे हमारी इस टाइम पे कौन सी विंड्स बहती है, वो वेस्टर्लीज होती है। तो आप ये ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा कि वेस्टर्लीज और विंड्स वेस्टर्लीज क्यों कहलाती है, बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट। तो इसलिए जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो नाम दिया जाता है, वेस्टर्लीज से आती हैं ये विंड्स। तो ये लो प्रेशर जोन होता है जब ये यहाँ पे आता है, सो इट स्ट्राइक्स द हिमालयाज प्रेजेंट ओवर हियर एंड रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, और फिर थोड़ा नीचे तक भी होती है। ठीक है, बारिश। फाइन, सो इट इज नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन। ओके, नाउ ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया गया एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा एंड इसका पर्पस क्या है, टू लेवरेज टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू बूस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन द कंट्री। ठीक है, तो ये सारी पूरी कंट्री में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा 9th क्लास से, और इसके अलावा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी। ठीक है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किस किस के लिए है, 9th से 12th क्लास के लिए, फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसका एम क्या है, इसका एम है एक क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करना और ई रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग। ठीक है, तो इसमें कई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा। ऑपरेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला डिजिटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा। ओके, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कौन इम्प्लीमेंट करेगा, यूजीसी इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, और इसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि डिजिटल एजुकेशन को हर क्लासरूम में एक्सटेंड करवाया जाएगा बाय 2022, और ये जो स्कीम है इसको सेंट्रल स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लोन लिया जाएगा हेफा से। ना व्हाट इज हेफा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 2017 में बनी थी एजेंसी, इट इज़ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक है, याद रखना, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ये जॉइंट वेंचर है एचआरडी मिनिस्ट्री का और कैनरा बैंक का, ताकि फाइनेंस क्रिएट किया जा सके, फाइनेंस दिया जा सके फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, तो जो बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है।
कैनरा बैंक है इसके साथ में, याद रखिएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री एंड कैनरा बैंक। और ये कैसे इंसेंटिवाइज करेगा? बेटर इंटरनल रिसोर्स जनरेशन एंड एट द सेम टाइम अलाउ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स थ्रू मार्केट बोरोइंग्स दैट कैन बी रिपेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो इसमें खुद में ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि खुद से इसमें जनरेट किया जा सके, ठीक है, फाइनेंसेस वगैरह, ताकि बार बार गवर्नमेंट को इसमें नहीं इन्वेस्ट करना पड़े। ओके, सो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन होगा इसमें, और फिर इन्वेस्टमेंट्स भी किए जाएंगे थ्रू मार्केट बोरोइंग्स। ओके, अब राइज 2022 ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको हेफा को स्कोप दिया है। तो राइज 2022 क्या है? इट इज़ रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन बाय 2022। ठीक है, तो ये 18-19 के बजट में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, राइज 2022। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स की बात की गई है एजुकेशन में। सो HEFA विल प्ले a big role in this. Now big bang reforms in oil and gas sector, तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अभी ये पॉलिसी जो अभी आई है ऑन एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, तो इसमें रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। याद रखना, पहले हमारा मॉडल था रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का, अब हम जा रहे हैं प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की तरफ। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बेसिन्स की बात की गई है। अब जो कैटेगरी 1 बेसिन्स होते हैं वहाँ पे पोटेंशियल इज एस्टेब्लिश्ड, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उन बेसिन्स में कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हो सकते हैं, तो वहाँ पे उसको बूस्ट करने के लिए रेवेन्यू शेयरिंग को घटा दिया है। ठीक है, मैंने कहा रेवेन्यू शेयरिंग से हम कहाँ पे जा रहे हैं? प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन पे। तो इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग को घटा दिया है ताकि अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, and in order to ensure that revenue sharing does not disincentivize higher production, ऐसा ना हो कि मतलब रेवेन्यू शेयरिंग का सोच के ज़्यादा प्रोड्यूस ना करे वहाँ पे कंपनीज वगैरह, तो इसलिए मैक्सिमम रेवेन्यू शेयरिंग को भी कैप कर दिया गया है, मैक्सिमम 50% तक ही जाएगी। ओके, और जो अब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 बेसिन्स हैं वो लेस प्रोस्पेक्टिव बेसिन्स हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रेवेन्यू शेयरिंग को ख़त्म कर दिया गया है, और इन बेसिन्स का अलॉटमेंट केवल एक्सप्लोरेशन के काम के लिए होगा। ओके, और यदि वहाँ पे सक्सेसफुल डिस्कवरी होती है तो गवर्नमेंट कोई शेयर नहीं मांगेगी और उनको मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम तो रहेगा ही। ओके, अब ये जो जिस कमेटी ने ये रेकमेंड की है पॉलिसी, उसने ये भी कहा है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन रेजिम को लिबरलाइज किया जाए और प्रोडक्शन को एनहांस, प्रोड्यूसिंग फील्ड्स ऑफ NOCs और अप्रूवल प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, और गैस और ऑयल प्रोडक्शन को कंप्लीट मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दिया है। वो अपने हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और गैस के सेक्टर में ये उन फील्ड्स के लिए भी अभी एक्सटेंड किया है मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम जहाँ पे FDP को अभी भी अप्रूव नहीं किया गया है। ओके, तो इट इज़ येट टू बी अप्रूव्ड फील्ड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अब प्रोडक्शन एनहांसमेंट स्कीम है फॉर नॉमिनेशन फील्ड ऑफ NOCs। NOCs क्या होते हैं? नेशनल ऑयल कंपनीज होते हैं। तो ये प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, मतलब ये स्कीम में प्रोवाइड किया गया है कि आप नई टेक्नोलॉजी, कैपिटल और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हो थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ ट्रम्प हैज साइंड ऑर्डर टू स्टैब्लिश US स्पेस फोर्स। तो ये नई आर्म्ड सर्विस रहेगी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, तो US में ही मतलब ये स्टैब्लिश किया जाएगा एयरफोर्स के डिपार्टमेंट के अंदर ही स्पेस फोर्स। ठीक है, तो इसमें दोनों स्पेस फोर्स में उन्होंने कहा है कि कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट फंक्शंस रहेंगे ताकि प्रॉम्प्ट और सस्टेन्ड ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्पेस ऑपरेशंस हो सके इन ऑल डोमेन्स। ठीक है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्पेस ऑपरेशंस दोनों के लिए यहाँ पे तैयार किया जाएगा, और जो फोर्स होगा इट विल बी ऑर्गेनाइज, ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड टू मीट एंड प्रोटेक्ट द US नेशनल इंटरेस्ट इन द
स्पेस कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, तो ये मतलब अभी बस शुरुआत है, ये यूएस ने किया है, तो जल्दी दूसरी कंट्रीज भी शायद इस डोमेन में आए, क्योंकि वही है कि एज अ डिटरेंट एवरीवन हैज़ टू डेवलप such armed forces. Okay, so that was all about the news. Again I'll say कि फ्रेंड्स आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें, और जो भी न्यूज़ है पीआईबी हिंदू वो अपलोड कर दी जाएगी। एंड कुछ बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशंस होती है तभी अपलोड करने में डिले हो जाता है। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड कीप शेयरिंग अस, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप गिविंग योर फीडबैक्स, एंड हैव अ नाइस डे।